हेलो डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं पीपीबी के मॉड्यूल बी को एक क्रिस्प मैनर में तैयार। नेक्स्ट 12 to 15 मिनट्स मुझे ध्यान से सुनिएगा और आपका यूनिट 29 आई एम श्योर 100% सॉर्ट हो जाएगा, जो कि है आपका बात करता है। ओके, विल वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। हियर वी आर। यूनिट 29 बात करता है कुछ 5 एक्ट्स के बारे में, जो कि है आपका डीआरटी एक्ट 1993, फिर अपन का सरफसई है 2002। ओके, हमन के पास आईबीसी 2016 है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है, और अपन के पास लिमिटेशन लॉ भी है। ये 5 लॉज बात करते हैं कि कैसे अगर पैसे बैंक ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दी है तो उसकी रिकवरी करी जा सकती है। उसको एक क्रिस्प वे में पढ़ने जा रहे हैं। मेरे साथ बने रहिएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं और यूनिट 29 को पुख्ता करना चाहते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं गाइस, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, माय नेम इज सीएम में दिशा दुआ। लेट्स स्टार्ट विद डीआरटी एक्ट। वैसे तो रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 बोलते हैं इसे, बट इसे कॉमनली डीआरटी एक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो डीआरटी एक्ट में क्या होता है गाइस, जब भी कोई इंडिविजुअल लोन लेता है बैंक से, एडवांस लेता है और डिफॉल्ट कर देता है, तो उसकी प्रोविजंस क्या है, किस तरीके से रिकवरी करी जा सकती है। फॉर रिकवरी यहाँ पर हमने बात करी हुई है, बट 20 लाख से ऊपर के केसेस ही यहाँ पर जाते हैं। और जो स्पेशल ट्राइब्यूनल यहाँ पर बना हुआ है वो है डीआरटी, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। और कोई अगर यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जा सकता है डीआरएटी में, जो कि है डेट रिकवरी एपिलेट ट्राइब्यूनल। पहले डीआरटी के बारे में जान लेते हैं। डीआरटी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश करी जाती है, जहाँ पे सिर्फ एक ही मेंबर होता है। यहाँ से एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, मैकमिलन में भी दे रखा है क्वेश्चन। बोला है कि डीआरटी में 3 लोगों का बेंच होता है, तो आंसर इज फॉल्स, क्योंकि सिर्फ एक ही जना होता है जिसका नाम होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये डीआरटी इस्टेब्लिश करती है उसकी नोटिफिकेशन देती है हमारे गैजेट के अंदर, और अगर कोई भी अपडेशन आता है उसके बारे में भी, चाहे वो बेंच से रिलेटेड हो चाहे नंबर ऑफ डीआरटी से रिलेटेड हो, नोटिफाई करती रहती है। जब मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में बात करती हूँ, इनकी एलिजिबिलिटी है कम से कम ये डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कैरी करनी चाहिए, होल्ड करने चाहिए। उनका टर्म ऑफ ऑफिस रहता है 5 साल या 65 साल, जो भी अर्लियर हो रहा होगा। ये रहा डीआरटी। अगर कोई डीआरटी से सेटिस्फाइड नहीं है, डीआरटी के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, अग्रीव्ड है, तो वो जा सकता है डीआरएटी के पास। तो डीआरएटी के पास अपील लेके जाते हो। जैसे यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, यहाँ पे चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है। और जो इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो कम से कम हाई कोर्ट के जज की होनी चाहिए, और इन्होंने पीछे 3 साल या तो इंडियन लीगल सर्विसेज के मेंबर रह चुके हों, या फिर ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर रह चुके हों डीआरटी के, तभी ये चेयरपर्सन बन सकते हैं डीआरएटी के। और इनका टेन्योर भी 5 साल, बट यहाँ पर हमने पढ़ा था 65 साल, यहाँ पर है 70 साल, विच एवर इज अर्लियर। देखिए इतना सारा बैकग्राउंड में काम करके आए हैं, हाई कोर्ट के जज बनकर आए हैं, लीगल सर्विसेज में या तो ऑफिसर की तरह काम, मेंबर की तरह काम किया है, या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे काम किया है, इसलिए एज यहाँ पर अकॉर्डिंगली ज़्यादा हो गई है। पीछे 65 साल था और 5 साल था, यहाँ पे 5 साल और 70 साल है, विच एवर इज हैपनिंग अर्लियर। और कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं करी जा सकती, नो ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रखा है किसी पीओ का ट्राइब्यूनल में या फिर चेयरपर्सन का एपिलेट ट्राइब्यूनल में, उसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। और अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर या चेयरपर्सन अपना पोजीशन छोड़ना चाहता है तो रिजाइन कर सकता है 3 महीने का नोटिस देके। ठीक है, 3 मंथ्स का नोटिस देके। इसी के साथ हमारा डीआरटी एक्ट होता है खत्म। चलते हैं सरफसई के पास। सरफसई क्या बोल रहा है, पहले क्या होता था, अगर मैंने आपसे लोन लिया अपनी कोई प्रॉपर्टी रखकर और डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो आप डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी को बेचकर अपने पैसे रिकवर नहीं कर पाते थे।
पहले क्या होता था, सिविल कोर्ट तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख चलती थी और कभी कभी लोग ऊपर चले जाते थे और केस ही ख़त्म नहीं होता था। इसीलिए बैंक्स को पावर दी गई इस एक्ट के अंदर कि अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो 60 दिन का लीगल नोटिस दीजिए और फिर पोजेशन ले लीजिए उस प्रॉपर्टी की, जो प्रॉपर्टी कोलैटरल की तरह मॉर्गेज प्रॉपर्टी या हाइपोथिकेटेड प्रॉपर्टी की तरह आपके पास रखी थी। बट पोजेशन, यहाँ पर सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास बैंक के पास कोई कोलैटरल नहीं रखा, कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, तो सिर्फ से ही लग नहीं सकता। उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से समझाऊंगी। अभी के लिए समझते हैं कि 60 दिन का लीगल नोटिस सर्व करेंगे, पोजेशन आ जाएगा, फिर से और 30 दिन का नोटिस देंगे तो आप सेल भी कर पाएंगे और अपने पैसे रियलाइज कर पाएंगे अगर डिफ़ॉल्ट हुआ है तो। अगर इतना अच्छा ही है, बैंक के पास इतनी पावर आई गई है, तो तभी भी एनपीए क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सरफेसी हर जगह नहीं लगता है, कहाँ कहाँ लगता है और कहाँ कहाँ नहीं लगता है। आइए उसकी सेग्रीगेशन देख लेते हैं। अगर 1 लाख से कम का अमाउंट है तो उस पर सरफेसी ही नहीं लगता। आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, तभी सरफेसी ही लग पाएगा। अगर चार्ज नहीं है, मतलब कुछ सिक्योरिटी नहीं रखी है आपके पास, तो आप किसको बेच के पैसे रिकवर करोगे ना जी, तो सिर्फ से ही वहाँ पे भी नहीं लगता है। अगर कोई अमाउंट, जैसे मान लेते हैं मैंने आपसे 1 करोड़ रुपए लिए थे और आपको 85 लाख रुपए ऑलरेडी मैं जब दे चुकी हूँ, तो क्या 20% से कम पैसे रह गए हैं? हाँ जी, जो पैसे मेरे पास ड्यू है वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिलाकर, अगर वो 20% से कम हो गए, अगेन सरफेस ही नहीं लग सकता है। 80% या उससे ज़्यादा पैसे 20% या उससे ज़्यादा पैसे ड्यू होने चाहिए, ओनली देन सरफेस ही एप्लीकेबल होता है। एग्रीकल्चर लोन, एग्रीकल्चर लैंड को पर गिरवी रख के लोन लिया, उस पर भी सरफेस ही नहीं लगता है। किसी भी तरह का कंडीशनल अग्रीमेंट है, हायर परचेज, सील, लीज, कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर सरफेस ही नहीं लगता है। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर अगर कोई अनपेड सेलर है, उस पर भी सरफेस ही नहीं लगता है। सरफेस सिक्योरिटाइजेशन ऑफ असेट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest. Securitization and reconstruction of financial assets and एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। आई हैव करेक्टेड माई सेल्फ, दोनों बार सही बोला है मैंने लास्ट। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पूछ लेंगे एफ क्या है, फिनेंशियल इंटरेस्ट, फिनेंशियल है, एनफोर्समेंट है ई। तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट, पूरा जो सरफेस की एब्रीविएशन है, ये भी याद होनी चाहिए। ठीक जी, अब बात करते हैं किस तरीके से प्रोसेस रहता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने बोरो किए थे, आपने मेरे पास नोटिस भेजा, मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया था क्योंकि, और बोरोवर ने, मैंने आपके पास ऑब्जेक्शन उठाया कि भैया कुछ, मैंने अपनी दलीलें पेश करी और बोला कि मेरे पोजीशन मत लो। अगर आप इस बात से सेटिस्फाई होते हो ठीक है, अगर सेटिस्फाई नहीं होते हो तो आपको विदिन 15 डेज मुझे कम्युनिकेशन देनी पड़ेगी एज अ सिक्योर्ड लेंडर, एज अ बैंक, एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि आप मेरी दलीलें एक्सेप्ट नहीं करते, मेरा ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और केस चलेगा आगे। अब अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मतलब आई वांट टू रेज माय ऑब्जेक्शन, तो मैं डीआरटी के पास जा सकती हूँ, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि जैसे डीआरटी एक्ट में हमने बोलते हैं कम से कम 20 लाख तक के केसेस जाते हैं, यहाँ पे 1 लाख से ऊपर वाले भी जाते हैं अगर वो सरफेसी के थ्रू जा रहे हैं। ओके और अगर डीआरटी बोलता है कि नहीं बैंक सही है, तो वैसे काम होने लगेगा, और मेरे फेवर में बात होने लगती है तो फिर वैसे काम होने लगेगा। बट अगर आप यहाँ पर भी अग्रीव्ड हो तो आप डीआरटी के पास जा सकते हो, चाहे वो बैंक है चाहे वो बोरोवर है। ठीक है, अब एआरसी क्या है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का रोल तब आता है जब कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी बेचना तो चाह रहे हैं बैंक, बट बिक नहीं रही है, पैसे तो रियलाइज करने हैं ना। उस केस में असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का रोल आ जाता है, जो प्रॉपर्टी को पैसे इन्वेस्ट करके किसी इस तरीके से तब्दील करता है कि अब वो बिक सकता है किसी मॉल में, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, किसी पार्क एटसेट्रा में, जहाँ से वो बिक कर पैसे आ जाए, बैंक के पास भी पैसे चले जाए, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी अपना प्रॉफिट कमा ले, और जो बोरोवर है वो उसके पैसे भी रिलीज हो जाए। बट इस केस में एआरसी बन कैसे सकते हो उसको समझ लेते हैं। एआरसी बनने के लिए आपका नेट ओन फंड या तो 2 करोड़ या फिर जो प्रिस्क्राइब्ड है वो होगा, और इस समय प्रिस्क्राइब्ड है 100 करोड़ रुपए। आपका नेट ओन फंड 100 करोड़ होना चाहिए, पिछले 3 साल में कोई लॉस नहीं होना चाहिए, आपके पास एडिक्वेट अरेंजमेंट होना चाहिए कि आप पैसे रिकवर कर सको
एडिक्वेट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके डायरेक्टर्स को, कोई ऑफेंस नहीं करा होना चाहिए आपने, कोई मॉरल ट्राइब्यूनल का स्पॉन्सर जो होना चाहिए वो फिट होना चाहिए, और सारे नॉर्म्स जो हैं आरबीआई के उसको आपको कंप्लाई करने होंगे, तभी आप एआरसी बन सकते हो। प्लस आपको सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आरबीआई को, जैसे कि प्रिस्क्राइब कर रखी है, आरबीआई सेटिस्फाई हो जाता है आपको लाइसेंस मिल जाएगा। बट वो लाइसेंस भी रिवोक हो सकता है अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। एक भाई या अगर नहीं मिला तो आपको रीजनेबल रीज़न ऑफ हियरिंग दिया जाएगा कि भाई क्यों नहीं, हम क्यों नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद मना कर देंगे। और अगर दे देते हैं तो बाद में ये कैंसिल भी हो सकता है अगर आप वो बिजनेस कर ही नहीं रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास क्वालिफाइड बायर्स नहीं है, मतलब एज एन एआरसी आप भी किसी से पैसे उठाते हो इन्वेस्टर से, जिन्हें क्वालिफाइड बायर्स बोलते हैं, उनको भी प्रॉफिट मिलता है इस इन्वेस्टमेंट से जब ये बिकेगा, बैंक के भी पैसे रिकवर हो गए एंड एवरीबडी इज हैप्पी है, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। बट अगर वही नहीं है, कंप्लायंस नहीं हो रहा है, इन्वेस्टर्स नहीं हो रहे हैं, आरबीआई की डायरेक्शन आपने मेंटेन नहीं करी है, बुक्स मेंटेन नहीं करे हैं, बुक्स इंस्पेक्शन के लिए दिखाए नहीं हैं, नाम ऑफिस मैनेजमेंट एटसेट्रा आपने बदल दिया है बिना आरबीआई के अप्रूवल के, आपका लाइसेंस हो सकता है कैंसिल, मतलब सर्टिफिकेशन हो सकता है कैंसिल। और ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, लेट्स से आरबीआई ने मना कर दिया है एआरसी को कि आप एआरसी जैसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, बट किसी के पैसे डले हुए हैं इसमें, तो जब तक ये पैसे भेज नहीं दिए जाते हैं तब तक एआरसी अपना काम करती रहेगी, और यही इस डब्बे के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप अग्रीव्ड आरबीआई के डिसीजन से तो आप जा सकते हो अपील लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। ये बात रही एआरसी के बारे में। अब यहाँ पे एक और टॉपिक आता है सरफसेई में, सेंट्रल रजिस्ट्री। सेंट्रल रजिस्ट्री बोले तो मैंने आपके पास एक प्रॉपर्टी लेके लोन लेने आई, आपसे मैंने 1 करोड़ का लोन ले लिया, अब सेम प्रॉपर्टी लेके बैंक बी के पास गई, सी के पास गई, डी के पास गई और फ्रॉड करके चलती बनी। अब आप लोग कैसे रिकवर करेंगे अपने पैसे? इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास आया सेंट्रल रजिस्ट्री। जैसे ही कोई जना पैसे बोरो करता है, सेंट्रल रजिस्ट्री करानी पड़ती है। किसको? बैंक कराता है जो पैसे दे रहा है, क्योंकि वो अपने आप को सिक्योर करना चाह रहा है, जस्ट इन केस फ्यूचर में कोई भी इस प्रॉपर्टी को लेके मैं कहीं भी जाती हूँ तो इस सब की एंट्री, पैसे कितने हैं, कौन से बैंक से लोन लिए, कौन सी प्रॉपर्टी पे लोन लिया, सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन चढ़ चुकी है। अब मैं बैंक बी के पास जाऊंगी, बैंक बोलेगा इस पर तो आपने ऑलरेडी बैंक लोन ले रखा है, या आप ही के किसी और बैंक में जाऊंगी, इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी सेंट्रल रजिस्ट्री के द्वारा। दिस इज अबाउट सेंट्रल रजिस्ट्री। आप पढ़ना चाहेंगे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बट जो मैंने आपको बताया है वही है पूरा सरसई, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू थर्ड एक्ट जो कि है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। बेसिकली यहाँ क्या हुआ, इस कोड के थ्रू देखिए समझिए, कोई भी बिजनेस जो शुरू होता है ज़रूरी नहीं वो सक्सेसफुल हो, है ना, तो उन्हें एग्जिट चाहिए। वह एग्जिट कैसे मिल पा रहा है? इस आईबीसी के थ्रू मिल पा रहा है, जहाँ पर कोशिश ये करी जा रही है कि अगर कोई कंपनी बीमार है और दवाई देने से ठीक हो सकती है, मतलब इस तरीके का प्लान बना लेते हैं कि अगर किसी ने 1 रुपये देने हैं और उससे 80 पैसे मिलकर हम कंपनी चला सकते हैं तो चला लेंगे, और अगर नहीं चला सकते हैं तो लिक्विडेट कर देंगे। और यही आईबीसी कह रहा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। इन सारी तरीके की कंपनीज पे लगती है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन पे लगती है, चाहे कंपनी है, चाहे एलएलपी है, चाहे गारंटर है ना, चाहे प्रोप्राइटरी फर्म है, एनीबडी। ठीक है जी। अब आईबीसी के अंदर मोटा मोटा 2 बातें बोलूँगी मैं आपके साथ, डिस्कस करूँगी। एक है रेगुलेटर्स, एक है एडजुडिकेटर्स। ये लोग बनाते हैं, ये देखते हैं, जो बना रहे हैं बेसिकली, जो रेगुलेट कर रहे हैं बेसिकली, नॉट एग्जैक्टली बना रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कंप्लायंस हो रहा है नहीं। ये 4 पिलर्स हैं। कौन कौन से 4 पिलर्स हैं? अपन के पास आईबीबीआई है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, ठीक जी, और अपन के पास आईपीज, आईयूज है। ये हमारे 4 पिलर्स है आईबीसी के। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी यूटिलिटीज। यूटिलिटी अगेन जैसे सर से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था कि लोन किसी प्रॉपर्टी के अंदर हो रहा है तो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ऐसे यहाँ पे जैसे ही कुछ डिफॉल्ट होता है वो आयु बता देता है, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होता है? ये अपॉइंट किया जाता है आईबीबीआई के द्वारा ही, एक एजेंसी में इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के अंदर रजिस्टर्ड होगा और
IBBI से सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी और आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन जाएंगे। बेसिकली इस पूरी लिक्विडेशन प्रोसेस में कि जो ये कंपनी है इसको सर्वाइव करने के लिए या बंद करने के लिए प्लान बनते हैं, उनको पेश किया जाता है। अगर वो ओके हो जाते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से, मतलब NCLT इन केस ऑफ कंपनी एंड DRT इन केस ऑफ इंडिविजुअल जिसने डिफॉल्ट किया था, ठीक है। NCLT इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और यहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं होते तो NCLAT और DRAT आ जाता है। इतनी डिटेल में हमारे को बता नहीं रखा है, बट जब आप CIB में जाएंगे वहाँ पे पेपर नंबर 4 में इससे भी ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ेंगे, बट इतनी बात हमें समझ में आ रही है तो JIB तो हो जाएगा क्लियर, ठीक। अब बात करते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लोक अदालत जो है वो लोक अदालत एक्ट के अंदर होता है, नहीं। लोक अदालत जो है वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंदर बनता है दोस्तों, ठीक है। बेसिकली लोक अदालत के बारे में यहाँ बात हो रखी है। लोक मतलब पीपल, अदालत मतलब कोर्ट, पीपल्स कोर्ट, जो बेस्ड होता है कौन से प्रिंसिपल्स पे, जस्टिस, इक्विटी, फेयर प्ले एंड अदर लीगल प्रिंसिपल्स। पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रहा है। जैसे पंचायत होती है ना, सरपंच होते हैं और अपनी दलीलें खुद पेश करी जाती है जब वकील वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही लोक अदालत होती है जहाँ पर जहाँ पे बैंक्स अपने NPAs को कोशिश करते हैं डिफ़ॉल्ट्स को रिकवर करे जा सके बिना कोर्ट के लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेशन खुद करी जा सकती है। फीस जनरली लगती नहीं है, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं, और कोई मिनिमम लिमिट भी नहीं है, मैक्सिमम बट 20 लाख है, उसके ऊपर तो DRT के पास ही जाना पड़ेगा। कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है करंट या हो सकता है होने वाला हो, है ना, कोई भी कॉग्निजेंस नॉलेज में आ जाता है लोक अदालत की या फिर किसी कोर्ट की। हो सकता है किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा हो और कोर्ट बोले जाओ लोक अदालत से सॉल्व करा के आओ, ठीक है। अगर ये केस लोक अदालत के पास किसी कोर्ट से आता है, सॉल्व करने की कोशिश करी जाती है, लोक अदालत इसे सॉल्व नहीं कर पाता है, तो वापस कोर्ट के पास चला जाएगा और वहाँ से शुरू होगी बात जहाँ से भेजी गई थी, ठीक है। और हो सकता है कोई केस डायरेक्टली लोक अदालत के पास ही आई हो, तो उस केस में लोक अदालत कोर्ट से हेल्प ले सकती है, रेमेडी, उपचार बनाने के लिए। यही बात यहाँ पे लिखा है। अगर कोई केस पेंडिंग था किसी कोर्ट के पास तो वो लोक अदालत के पास आ सकता है, या हो सकता है डायरेक्टली आपकी जुरिस्डिक्शन में फॉल करता हो और आपके पास डायरेक्टली आ गया हो, ओके। डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व करा जा सकता है। बट यहाँ पे सिर्फ सिविल नेचर के केसेस आते हैं। आपने किसी का रेप कर दिया है, कोई किडनैपिंग कर दी है, कोई मर्डर कर दिया है, क्रिमिनल नेचर के केसेस यहाँ नहीं जाते हैं, ओके। अब लोक अदालत की मॉनिटरी सीलिंग है 20 लाख, याद रखेंगे अपन। लोक अदालत कौन ऑर्गेनाइज करता है? रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, जज नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, जज भी नहीं होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं। और कोई और लोग भी हो सकते हैं जो कि स्पेसिफाई कर रखे हैं कि इन लोगों ने, स्टेट अथॉरिटी ने, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी ने, या हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी ने, या तालुक लीगल सर्विस कमेटी ने इनका नाम रेकमेंड किया होगा रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स का या कोई और लोगों का, जो इस लोक अदालत को होल्ड कर रहे होंगे, ठीक जी। यहाँ पर अगर कोई केस जाता है लोक अदालत के पास तो फटाफट कोशिश करी जाती है कि दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज आ सके, बट दोनों पार्टीज अग्री करेंगी तभी कोई बात आगे बढ़ेगी। अगर दोनों पार्टी ने आगे बात कर ली, ओके कर लिया, तो ये आगे फर्दर अपील इसमें नहीं हो सकती है, ठीक। बट अगर दोनों में से कोई एक पार्टी हैप्पी नहीं है तो ऑफ कोर्स आगे बढ़ जाएगा, किसी और रेलेवेंट ट्राइब्यूनल में या कोर्ट में चला जाएगा, ठीक जी। और यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है। कोर्ट को प्रोसीड करना पड़ेगा, जैसे कोर्ट से के थ्रू आया तो कोर्ट को वहाँ से प्रोसीड करना पड़ेगा जहाँ से उन्होंने भेजा था। जो मैंने बोला ना कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आ पाता है तो वापस कोर्ट के पास चलेगा, अगर कोर्ट ने ही भेजा था, ओके। और इसी के साथ होता है LSA हमारे कंटेंट जितना डन। फिर लास्ट आता है लॉ ऑफ लिमिटेशन। लॉ ऑफ लिमिटेशन भी पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। 5 अक्टूबर 1963 में आया था ये। यहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से उधार लिया, लोन लिया, ठीक है, और बोला मैं 2 महीने बाद वापस दे दूंगा, 6 महीने बाद वापस दे दूंगा, बट दे नहीं रहा है, बार बार ये जाते हैं नहीं देते हैं, जाते हैं नहीं देते। ऐसे बीते बीते 3 साल हो गए। अब जब गए लेने के लिए कि भैया पैसे दो, कहते हैं आपको और मैं जानता नहीं, तो क्या ये कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं? कोर्ट ऑफ लॉ में जा तो सकते हैं, बट कोर्ट इनकी सुनवाई नहीं लेगा, क्योंकि ये उस टाइम फ्रेम में नहीं गए जिस टाइम फ्रेम में ये अपनी पुकार लेके जा सकते थे,
है ना, सरकार दुहाई हो कर सकते थे, इन्होंने टाइम पीरियड एक्सीड कर दिया तो इनका केस कोर्ट लेगा ही नहीं। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा था, किसी लोअर के कोर्ट में चल रहा था और आपको अपर कोर्ट में लेके जाना है, वहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल 30 दिन का या 45 डेज का या 90 डेज का पीरियड दे रखा था और ये पीरियड हो गया एक्सीड, ये वाला पीरियड एक्सीड हो गया है, तो क्या अब आपका अपर कोर्ट यहाँ पे आपकी बात सुन लेगा? सुना जा सकता है अगर सफिशिएंट ग्राउंड है, एक सफिशिएंट कॉज है। ऊपर वाला कोर्ट ओके मान लेता है कि ठीक है अपील और एप्लीकेशन में डिले ओके है अगर रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, बट ज़बरदस्ती उनके साथ भी नहीं करी जा सकती। यहाँ पे तो सुनेंगे ही नहीं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। और यहाँ से बन रखा है आपके मैकमिलन में एक क्वेश्चन, ठीक। तो अगर आपने मैकमिलन के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो संपूर्ण सीरीज में जाके उनको अटेंड कर सकते हैं, और अगर टाइम लिमिटेड है आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, PW की ऐप पे जाके संपूर्ण बैच में फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, उनको डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। लिमिटेशन एक्ट के अंदर लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब कर रखा है, अगर आप अग्रीव्ड पार्टी हैं तो आप जुडिशरी का डोर खटखटा सकते हो, स्पेसिफाइड पीरियड से बियॉन्ड जाते हो तो कोर्ट आपकी हेल्प नहीं करता है। तो आपका मान लेते हैं टाइम खत्म हो गया तो पेमेंट रिसीव करने का राइट खत्म हो जाता है कि नहीं? अगर कह रहे यार दे देना प्लीज़, थोड़ा थोड़ा करके दे दे, मान जाता है ओके, बट क्या कोर्ट में केस करने का हक खत्म हो जाता है आपके पास? हाँ जी, राइट टू रिसीव पेमेंट आपका तभी भी रहता है, बट ये खत्म हो जाता है, दिस फिनिशेस जैसे लिमिटेशन पीरियड फिनिश होता है। ठीक जी, आइए अब मान लेते हैं अपील, अगेन मैंने आपको समझाया, अगर अपील 30 दिन में जानी चाहिए थी बट अब 40 दिन में लेके गए, अगर सफिशिएंट कॉज है तो कोर्ट आपकी बात सुन सकता है। ठीक, चलते हैं आगे। ये कुछ बातें दे रखी हैं, कुछ केसेस दे रखे हैं कि कहाँ पे कितने पीरियड आपको अलाउड है, ठीक है। इसको डेफिनेटली पढ़ के जाना है, डेफिनेटली इसको पढ़ के जाना है, ओके। आपके पास ये नोट्स में आ जाएगा, 2 से 3 बार ही पढ़िएगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कर लीजिएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैं इसको पढ़ नहीं रही हूँ बट आपको डेफिनेटली पढ़ना है, इसलिए आपके नोट्स में मैंने इसे दिया हुआ है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। विद दिस हमारा यूनिट 29 हो जाता है। 5 एक्ट्स जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं उनको हमने समझा है कि कैसे पैसे अगर दिए हुए हैं तो रिकवर करे जा सकते हैं, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड लविंग द समरी वीडियोज़। कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो मुझसे पूछेगा। नेक्स्ट यूनिट मिलेंगे यूनिट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के साथ, जो लेस देन 5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट भी आपको जल्दी ही चैनल पर देखने को मिलेगी। अभी लेते हैं आपसे अलविदा। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CMA दिशा दुआ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय।